एक्शन में हिंदुस्तान और खौफ में है पाकिस्तान। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पीओके में घुसकर हुए हमले से पाकिस्तान बेहोश है, ऐसा हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है। बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, उबर नहीं पा रहा पाकिस्तान, पर उसकी आदत रही है पीछे से वार करने की। ऐसे में क्या कर रहा है पाकिस्तान, यह सवाल अब सबके मन में है, खासकर तब जबकि भारत ने पाकिस्तान सीमा से सटे 10 किलोमीटर के इलाके को खाली करवाया है। मेहदीपुर बॉर्डर में पाकिस्तान की हरकतें एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हो गई हैं। बड़ा रोमांचक और एक्सक्लूसिव वीडियो है संवाददाता जगविंदर पटियाल का। दिखाते हैं आपको क्या कर रहा है अपनी बौखलाहट में पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की सरहद पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहदीपुर में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये सबसे करीब इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जो मेहदीपुर गांव है, जैसे सांप चलता है उस तरह से ये बॉर्डर मेहदीपुर गांव के आसपास चलता है। अगर हम जिक्र करें 1965 की जंग का, तो 1965 की जंग इसी इलाके में हुई थी। मेरे सामने आप पाकिस्तान का टावर देख रहे हैं जो उनके पाक रेंजर्स का है, और दूसरी तरफ बिल्कुल हमारे करीब ये टावर है बीएसएफ का। यहीं से निगरानी की जाती है और इसके पीछे खेत है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे इलाके में कहां पाकिस्तान शुरू होता है। आप हल्की एक भूरे रंग की पट्टी देख रहे होंगे, ये डिफेंस लाइन है पाकिस्तान की। डिफेंस लाइन यानी अगर कोई जंग की स्थिति बनती है तो उन हालात में फौज यहां पर मोर्चा संभालती है। ठीक इसी तरह से एक डिफेंस लाइन भारत की तरफ होती है, जिसे कि हम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ये पाकिस्तान की डिफेंस लाइन आप देख रहे हैं। जो तारें हैं, इससे आगे जो जमीन है, ये कंटीली तार लगी हुई है जहां बीएसएफ की पोस्ट है। इसके आगे की जमीन भारतीय किसानों की है, क्योंकि फेंसिंग थोड़ी पीछे हटके की गई थी। लेकिन इसके सामने, फेंसिंग के सामने जो डिफेंस लाइन देख रहे हैं, उसके आसपास घर भी दिखाई दे रहे हैं। एक पेट्रोल पंप की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले नमाज का वक्त था, तो जो लाउड स्पीकर की आवाज है वो भी हम सुन सकते थे अपने कानों से। ये सहजरा मंडी इलाका है, ये पाकिस्तान का इलाका है। इस इलाके से सहजरा मंडी में सारा सामान सप्लाई किया जाता है। ये पाकिस्तान का क्लोजेस्ट पॉइंट है। हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मेहदीपुर के पास से सहजरा मंडी इतनी करीब है कि अगर हम पैदल चलकर भी जाएं तो शायद 10 मिनट में हम सहजरा मंडी पहुंच जाएंगे। इधर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के टावर पर मूवमेंट देखी जा रही है। उनका जवान जो निगरानी कर रहा है, आप देख सकते हैं कि बीच में जो हलचल हो रही है वो उसका सिर दिख रहा है। इतना करीब है ये कि सब कुछ आसानी से देखा जा सकता है। दोनों तरफ ऊंचे टावर हैं, शायद वो हमारी गतिविधियों को ही देख रहे हैं कि आखिरकार आज हो क्या रहा है। तो दोनों तरफ हलचल है। जब से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जम्मू कश्मीर में घुसकर घाटी में जब से 40 आतंकियों को मारा गया है और उनका जो कैंप है वो डिस्ट्रॉय किया गया है, उसके बाद दोनों तरफ हलचल जरूर है। लेकिन आप देख सकते हैं, अब 2 सिर वहां दिखाई दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान का जो ये टावर है, इस पर एक से ज्यादा आदमी मौजूद हैं जो चौकन्ने हैं। उस पर आप लगातार बीच में, जहां पर हरे रंग का एक बोर्ड नजर आ रहा है आगे टावर के ऊपरले हिस्से में, वहां पर जो एक गैप है वहां आप हलचल देख सकते हैं। यानी वो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं। उनके सामने हालांकि बीएसएफ का टावर भी है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी से सबसे करीब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धुआं उठ रहा है मिट्टी से, वो ट्रैक्टर चल रहा है, आप इसको साफ देख सकते हैं। 2 ट्रैक्टर इस टाइम इसमें काम कर रहे हैं, और यहाँ पर बिजाई का काम चल रहा है। बहुत करीब है पाकिस्तान यहाँ से। मेहदीपुर बॉर्डर आप देख रहे हैं, खेमकरन सेक्टर का मेहदीपुर बॉर्डर, जहाँ से पाक रेंजर्स की तैनाती और गांव आबादी का जो इलाका है पाकिस्तान का, वो बेहद करीब से देखे जा सकते हैं। देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा रहता है जो बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं। हम शहरों से इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जहां पाकिस्तान जो कि नापाक इरादे रखता है वो आधे या 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, तो समझिए कि कितने बड़े जोखिम में रहते हैं वो लोग जो मेहदीपुर के रहने वाले हैं या बॉर्डर एरिया के आसपास के रहने वाले हैं। तीनों तरफ बॉर्डर से घिरा हुआ है मेहदीपुर, यही खासियत है। और जितना करीब यहाँ से मेहदीपुर से ये मंडी पड़ती है, सहजपुर मंडी पड़ती है, उतना शायद नजदीक और कोई इलाका नहीं है। हालांकि अब भी ज्यादातर लोग यहाँ से अपना सामान ले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि 1965 की जंग में मेहदीपुर पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया था और मेहदीपुर गांव को एक तरह से खत्म कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। जब वापिस 1 साल के बाद लोग पहुंचे तो उनको दोबारा अपना आशियाना बनाना पड़ा, क्योंकि सरहद से इतना करीब जो है। लेकिन 1971 की जंग में भारत के सैनिकों ने वहां जाकर उस सहजपुर मंडी को जाकर उस पर कब्जा किया था, वहां के 11 गांव को अपने कब्जे में लिया था, और इन्हीं लोगों ने खुद अपनी नजर से देखा था कि आखिरकार पाकिस्तान के उस इलाके में है क्या।
तब इनके कलेजे को ठंड पड़ी थी। और 71 में हमारी फौजों ने ये सैजरा और इसके पास दर्जन गांव से दुपसड़ी, सैजरा, शांटा, मब्बू के हमारी फौज ने यहाँ सब कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद जो इंटरनेशनल बॉर्डर की संधि उसके तहत उनको वापस लौटा दिया था। कैमरामैन राजिंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, मेहदीपुर बॉर्डर, खेमकरन सेक्टर। और अब बात पैरा कमांडो की। पैरा कमांडो जिनका नाम ही काफी है, जो कभी दिखते नहीं, जिनके काम की कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन पैरा कमांडो आजकल सुर्खियों में हैं क्योंकि 3 दिन पहले पैरा कमांडो ने एलओसी पार करके दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर दिया। आज उन्हीं पैरा कमांडो की कहानी, वैसे ही पैरा कमांडो की जुबानी, जो देश के लिए सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम दे चुके हैं। बलिदान जिसका मंत्र है, मृत्यु जिसका दूसरा नाम, आग जिसके हथियार जला नहीं सकती, दुश्मन जिसके इरादे मिटा नहीं सकता, अचूक है जिसका वार, वो है स्पेशल फोर्स के पैरा कमांडो। हमारे दुश्मन जिन्होंने ये कर्म किया था, उनके गाल पे 5 थप्पड़ लगाने वाले हमारे पैरा फोर्स के सभी जवानों को मैं अभिनंदन करता हूँ। We don't exist so that you can. Here come the first of our marching contingents, the parachute regiment. 26 जनवरी की परेड ही इकलौता मौका होती है जब पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट राजपथ पर दुनिया के सामने आती है। इसके अलावा ये पैरा कमांडो कभी नजर नहीं आते, दिखते सिर्फ दुश्मनों को हैं, वो भी आखिरी बार। दो दिन पहले पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो ने ही एलओसी पार कर देश के दुश्मनों का दहन किया, 7 ठिकाने मिटाए और 50 आतंकी खत्म किए। खौफ इतना हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग छोड़कर भाग रहे हैं, आतंक के आका उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। देश का जो बड़े ऑपरेशंस हैं, ये डेलिकेट ऑपरेशंस हैं, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ेगा। उस दिन जो गया 3-4 घंटे की बात थी, अंदर जाना, मारना, और ये सोच के चलिए आप कि ये नहीं कि 2, 3 या 4, 5, 6 किलोमीटर अंदर था। ये देखिए जो स्ट्राइक्स थी वो पीर पंजाल के दोनों तरफ थी, अक्रॉस द बोर्ड स्ट्राइक किया है, ये जताने के लिए कि हमारे पास ताकत है, हम जहां चाहें जब चाहें वहां स्ट्राइक कर सकते हैं। दरअसल स्पेशल फोर्स एक ऐसी मशीन की तरह काम करती है जिसका हर पुर्जा एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही तालमेल में चलता है। मिशन पर ये रेडियो का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हाथ के इशारों से संकेत देते हैं, देखो और मारो। मिशन की कामयाबी के पीछे होता है इनका टीम वर्क, क्योंकि हर सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है और साथ वाले पर होता है पूरा भरोसा। अभी ये नहीं है कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ जो मेरे साथी हैं उनको अंधविश्वास होना चाहिए उनके मेरे ऊपर कि उस टाइम पे यही काम करेगा। तो जो टीम में जो फिट होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वी आर ऑल मिसफिट्स हु फिट वेल टुगेदर। तो वैसे हम मिसफिट हैं सोसाइटी में बाहर जाके। सेना में अभी स्पेशल फोर्स की 11 बटालियन है, जिसमें 3 एयरबॉर्न होती हैं जो हवाई हमले करने में माहिर होती हैं, और 8 बटालियन जमीन पर मिशन को अंजाम देती हैं। हर बटालियन में करीब 650 से 700 कमांडो होते हैं, जो कि बाकी बटालियंस की संख्या से कम है, जिनमें 900 से 1100 सैनिक होते हैं। ये आप इनको हेलीकॉप्टर से भी गिरा सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स में ये लटक के भी जा सकते हैं, और अगर इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर से ये बंदूक भी चलाते हैं। ये होता है स्पेशल फोर्सेस का रोल। इनकी ट्रेनिंग इतनी हाई दर्जे की होती है कि ऑर्डिनरी जो सिपाही होता है, जो
अपनी रोज़मर्रा के जीवन में एक तरह की ट्रेनिंग पाता है। इनको वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें आप सब काम सीखते हैं। मिशन पर स्पेशल फोर्स कमांडो को अगर जरूरत पड़े तो सैनिकों की यूनिफॉर्म तक नहीं पहनते। जिस इलाके में जाते हैं वहां की जमीन और पेड़ पौधों की तरह ही कपड़े पहनते हैं ताकि दुश्मन को नजर ना आए। इसीलिए बर्फीले इलाकों में ऑपरेशन के लिए जाने पर सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो रेगिस्तान में रेत के रंग का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। सेना से जो हथियार स्पेशल फोर्स को दिए जाते हैं उसकी जानकारी नहीं दी जाती। फिर भी कहा यह जाता है कि इजराइल से मंगाई गई ये टेवॉर गन सबसे पहले स्पेशल फोर्स को ही मुहैया कराई गई। इसका वजन 3 किलो होता है। 1 मिनट में 700 से 1000 राउंड फायर होते हैं और 840 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गोली निकलती है। ना तो ये गन पानी में खराब होती है, ना ही रेगिस्तानी इलाकों में रेत इसका कुछ बिगाड़ पाती है। यहां तक कि भारी भरकम गाड़ी भी इसके ऊपर से निकल जाए तो इस बंदूक पर कोई असर नहीं पड़ता। भागते हुए किसी भी रफ्तार में रहकर भी इससे निशाना अचूक होता है। यहां तक कि लेजर लगा यह हथियार रात में भी दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकती है। इसके अलावा इनके पास कर्ल गुस्ताव राइफल होती है जो एक ग्रेनेड लॉन्चर का भी काम करती है, जिससे निकले गोले भारी तबाही मचाते हैं। साथ ही आग लगाने वाले खास केमिकल भी होते हैं जिनसे बंकरों को पलक झपकते ही स्वाहा किया जा सकता है। वैसे तो तीनों सेनाओं में स्पेशल फोर्स होती हैं, जैसे नेवी में मरीन कमांडो मार्कोस, एयरफोर्स में गरुड़, आतंकी हमलों से मुकाबले के लिए बनी NSG भी स्पेशल फोर्स है। लेकिन सेना की यह स्पेशल फोर्स हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहती है और इसकी बात ही कुछ अलग है। 1965 के युद्ध के बाद पहली बार 1966 में पैरा कमांडो यूनिट का गठन हुआ था, जो बाद में सेना की पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा बन गई और जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेलगांव में है। इसी की 9 पैरा स्पेशल फोर्स की सबसे पुरानी यूनिट है, जिसने पिछले साल म्यांमार की सीमा लांघकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और मणिपुर में हुए 18 जवानों की शहादत का बदला लिया था। रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर तक, ऊंची पहाड़ियों से लेकर गहरी खाई में ये पारा कमांडो कहीं भी ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर होते हैं। सेना के तीनों अंगों से 18 से 22 साल के जवान अपनी मर्जी से पारा कमांडो बनने के लिए आवेदन करते हैं। इन्हें पहले 3 महीने तक परखा जाता है, फिर कुल आए जवानों में से 30% ही इस चुनाव को पास कर पाते हैं। इसके बाद बाकी बचे 30% लोगों की कड़ी ट्रेनिंग 3 साल तक चलती है, जिसमें से करीब 70% लोग बाहर हो जाते हैं। इस तरह 10 में से सिर्फ एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन पाता है और उसे नाम मिलता है पारा कमांडो। सिलेक्शन के दौरान फिजिकल फिटनेस तो है ही है, फिजिकल टफनेस, मेंटल टफनेस, उसको हम क्षमता देते हैं कि 7 से 8 दिन बिना किसी खाने के, बिना किसी पीने के, बिना किसी चीज़ के वो दुश्मन के पीछे घुसपैठ करके लड़ाई कर सके, सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके और सब कुछ करने के बाद वो वापस एक्सफिल्ट्रेट कर सके। ट्रेनिंग के दौरान 5 किलोमीटर की दौड़ 21 मिनट में पूरी करनी पड़ती है, जबकि बाकी यूनिट को 3 मिनट ज्यादा मिलते हैं। जिन हथियारों का ये इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी कंधे पर रखकर चला सकते हैं। मार्शल आर्ट जैसे जूडो, कराटे और कुंग फू में ये माहिर होते हैं। पैरा कमांडो यूनिट का मोटो यानी सिद्धांत है बलिदान। एक पैरा कमांडो की औसत उम्र 23 से 27 साल होती है और उसके बाद ये वापस अपनी रेजिमेंट में लौट जाते हैं। इन 5-6 सालों में स्पेशल फोर्स के ये कमांडो अपना सब कुछ झोंक देते हैं। इनके मिशन भी कभी दुनिया के सामने नहीं आते, लेकिन पहली बार मोदी सरकार ने इस मिशन को सार्वजनिक किया है, जिसके बाद ही पैरा कमांडो आज घर घर में लोगों की दुआओं में बस गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को पीओके में घुसकर सबक सिखाया। इतनी बड़ी खबर बताने के लिए 29 सितंबर की दोपहर भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह खुद सामने आए। रणवीर सिंह दरअसल खुद इस ऑपरेशन में शुरू से लेकर आखिर तक शामिल रहे।
इसीलिए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो रणवीर सिंह उनकी इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में बेहद अहम भूमिका सामने निकल कर आई। शुरू से लेकर आखिर तक किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, उसकी हर बारीकी पर रणवीर सिंह की नजर थी। आइए आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह कौन है और सेना में उनका कद क्या है। पहले पाकिस्तान को चेतावनी। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. और फिर हमला। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। जो कहा वो किया। उरी हमले के अगले दिन ही भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने देश और दुनिया के सामने ये ऐलान किया था कि भारतीय सेना 18 जवानों की शहादत का बदला लेगी, लेकिन अपनी तय की हुई जगह और वक्त के मुताबिक। I would only like to mention at this stage that the Indian Army has displayed considerable restraint while handling the terrorist situations both along the line of control and in the hinterland. However, we have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. बेहद सख्त लहजे में ये चेतावनी देने वाले भारतीय सेना के डीजीएमओ रणवीर सिंह ने जब ये कहा था, तब पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि भारत 10 दिन के अंदर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर उसे मारेगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। हमारा इन ऑपरेशंस को और समय तक जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। नपे तुले शब्द और सधी हुई भाषा में अपनी बात कहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह भारतीय सेना के पहले डीजीएमओ हैं, जो किसी ऑपरेशन की जानकारी देने खुद मीडिया के सामने आए। इससे पहले पिछले साल म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मारने के ऑपरेशन की जानकारी भी रणवीर सिंह ने ही दी थी। आमतौर पर ऐसे मौकों पर सेना के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी जाती है, लेकिन भारतीय सेना के 2 बड़े सर्जिकल स्ट्राइक्स की जानकारी देने के लिए डीजीएमओ रणवीर सिंह को क्यों चुना गया, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि सेना में डीजीएमओ की क्या भूमिका होती है। जो डीजीएमओ होता है पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस को वो कंट्रोल करता है और वो चीफ को जिम्मेदार होता है पूरे कंट्रोल करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डीजीएमओ लास्ट है, साथ में आर्मी कमांडर्स भी हैं, कोर कमांडर्स भी हैं, डिवीजन कमांडर्स भी हैं, ब्रिगेड कमांडर्स और बटालियन कमांडर्स खास तौर से हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं, जूनियर लीडर्स हैं। लेकिन जो उनका पूरा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, कहाँ तक क्या करना है, मिनट टू मिनट कंट्रोल जो है, हर एक चीज़ का कंट्रोल रखना, उसका रिव्यू लेना, उसको डैमेज कंट्रोल करना, उसको पूरा अच्छी तरह से उसके जो रिस्क कंट्रोल करना है, ये डीजीएमओ काम होता है। उसको सिनर्जाइज करना हमारी पूरी फौज को। तो डीजीएमओ का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए जाहिर तौर पर सेना के सबसे काबिल अफसर को ही चुना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह उनमें से ही एक है। उनकी काबिलियत और कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस की जो बैठक बुलाई, उसमें सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग के साथ डीजीएमओ रणवीर सिंह भी मौजूद थे। रणवीर सिंह न सिर्फ उस बैठक में मौजूद थे, बल्कि वो उन चंद लोगों में हैं जिन्होंने वॉर रूम में बैठकर पीओके में होने वाले पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की।
महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करने में रणबीर सिंह को महारत हासिल है। यही वजह है कि सेना ने रणबीर सिंह को डीजीएमओ बनाने के लिए अपनी परंपरा भी तोड़ दी। आमतौर पर डीजीएमओ वही बनता है जिसने कोई कोर कमान की हो, लेकिन रणबीर सिंह ने अभी तक कोई कोर कमान नहीं की है। इसके बावजूद न केवल उन्हें डीजीएमओ बनाया गया, बल्कि इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। रणबीर सिंह हालांकि शुरुआत से ही सेना के सबसे उम्दा ऑफिसर्स में गिने जाते हैं, लेकिन पिछले साल म्यांमार में घुसकर आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के ऑपरेशन की वजह से सेना के साथ साथ सरकार का भी उन पर भरोसा बढ़ गया। म्यांमार ऑपरेशन के दौरान वो एडिशनल डीजीएमओ के पद पर तैनात थे। उस वक्त जिस तरह से स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने महज 45 मिनट में उग्रवादी संगठन NSCN खापलांग के सभी कैंपों को तबाह कर दिया था, उससे पूरे देश का सीना गर्व से फूल गया था। उस ऑपरेशन में रणबीर सिंह की अहम भूमिका को देखते हुए उन्हें डीजीएमओ के पद के लिए चुना गया था। पंजाब के होशियारपुर के छोटे से गांव अंबाला जट्टा में उनका जन्म हुआ। रणबीर सिंह का बचपन इसी गांव की गलियों में गुजरा। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के इसी सरकारी स्कूल में हुई। गांव के लोगों के मुताबिक रणबीर सिंह के दादा पाकिस्तान में शिक्षक हुआ करते थे। जब वो छुट्टियां बिताने यहाँ आए, उसी वक्त बंटवारा हो गया। उसके बाद से उनका परिवार यहीं एक कच्चे मकान में रहने लगा, जहां रणबीर सिंह का जन्म हुआ। हालांकि रणबीर सिंह का परिवार 40 साल पहले जालंधर में जा बसा, लेकिन गांव से उनका रिश्ता लगातार बना रहा। इसलिए आज इस गांव का हर आदमी रणबीर सिंह का स्वागत करने के लिए बेचैन है। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਲੜਕਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह की पढ़ाई कपूरथला के सैनिक स्कूल में हुई और वो हमेशा टॉपर रहे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने डोगरा रेजिमेंट ज्वाइन की। वो सेना के उन चुनिंदा अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने इन्फेंट्री अधिकारी होते हुए भी आर्म ब्रिगेड को कमान किया था। 9 डोगरा रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर बनने से पहले रणवीर सिंह ने वेलिंगटन स्थित स्टाफ कॉलेज में पढ़ाई की। ब्रिगेडियर बनने से पहले उन्होंने हायर कमांड का कोर्स किया और कुछ साल पहले ही इंग्लैंड के जाने माने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से स्पेशल कोर्स किया था। वो कुछ समय तक सेना के महू स्थित वॉर कॉलेज में फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं। रणवीर सिंह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस विंग में कर्नल और ब्रिगेड के पद पर भी काम कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भारतीय सेना के स्कॉलर वॉरियर हैं। करीब 1 महीना पहले ही आदेश आ चुका है कि उन्हें अब कोई कोर कमान करने के लिए जाना होगा। जैसे ही कोई कोर खाली होगी वे वहां चले जाएंगे। माना जा रहा है कि कोई ऑपरेशनल कोर जैसे श्रीनगर स्थित 15वीं कोर या फिर चीन सीमा से सटी कोई उत्तर पूर्व की कोर उन्हें भेजा जाएगा। लेकिन उन्होंने जो कमाल करके दिखाया है उससे पूरी दुनिया में भारतीय सेना की शान बढ़ गई है। कैमरामैन वरुण के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो डीजीएमओ रणवीर सिंह सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो की पूरी कहानी आपने देखी।